नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक बार फिर से शिक्षा के ऊपर बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसके निदान को लेकर के अक्षय कुमार जी के साथ चर्चा करेंगे कि बिहार में जो राजनीति का स्तर गिरा है, शिक्षा का अभाव है, आए दिन लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, वो कैसे समाप्त हो सकता है। सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की ओर से। सर, अभी चर्चा है कि बिहार में सरकार के द्वारा लगभग 28 से 30 हज़ार विद्यालय को बंद कर दिया गया, प्राथमिक विद्यालय को। इसको इस तरह के विद्यालय को बंद होने से जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, वो प्राइवेट विद्यालय में नहीं जा सकते। इन बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ा, इस पर आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये एक तो कि आपको पहले ये सवाल जो के बारे में आप खुद जानना चाहते हैं और दर्शकों को भी जानकारी चाहते हैं कि अधिक से अधिक जानकारी हो इसके प्रभाव का, तो इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं हम। लेकिन इस धन्यवाद के साथ आपके जो सवाल हैं, यह सवाल जैसे आम जो आपके साथी हैं संचार माध्यम के, मीडिया के लोग, कि शिक्षा के एक कोई खास सवाल को जो विद्यालय बंद हुए और इसके कुप्रभाव, आप देखेंगे कि हमारे कई साथी जो शिक्षा के अधिकार पर को लेकर काम करते हैं, उनके पास जब उनसे आप बात करेंगे तो बताएंगे कि एक दौर आया कि जब लोगों का निबंधन, बच्चों का नामांकन का जब वो मूल्यांकन हो रहा था, तो फर्जी मूल्यांकन का एक दौर पूरे बिहार में आया था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले फिर आप देखेंगे कि नामांकन के बाद उनके उपस्थिति के सवाल को लेकर के जब आया था, तब भी लाखों बच्चे का सीजन माने ड्रॉप आउट हुआ, वो सीजन हुआ था। आप अभी जो विद्यालयों के हम उसके कहते हैं कि बंद आप कह रहे हैं, हम विलोपन कह रहे हैं। आप पूरे बिहार में को छोड़ दीजिए, पटना शहर के अंदर जब आप देखेंगे कि इसके जो पटना शहर के अंदर जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसको 6 भागों में लोगों ने प्रशासकीय ये में बांटा है। और जब आप इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे तो एक समय जब हम लोग काम कर रहे थे, देखे थे कि यहाँ सैकड़ों विद्यालय थे जो मंदिर में, मस्जिद में, सामुदायिक भवन में, ये सब में चलते थे। विद्यालय खुलने के समय सरकार की अपनी, चूँकि हम लोग, हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, वो जब सरकार के सामने सवाल, शैक्षिक सवाल उठाते हैं कि बच्चे स्कूल से बाहर हैं, बच्चे जब स्कूल से बाहर हैं, बच्चे जाएं कहाँ? तो बच्चों के लिए इस देश के, दुनिया के अंदर जो शिक्षा पर काम करने वाले लोग हैं, उनकी अपनी मान्यता है और जो सही भी है कि प्राथमिक विद्यालय के उम्र के जो बच्चे हैं, उनको उनके अपने घर, उनका जो वास है और विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर में हो, ज़्यादा अगर अधिक से अधिक हो 3 किलोमीटर मत माने जो मिडिल स्कूल है, इसको लेकर के ये पहले काफ़ी अंतर था। पूरे इस राज्य के भी जो अध्ययन थे, संरचनात्मक उसको कहते हैं, ढांचागत, कि शिक्षा की जो संस्थाएं हैं, संरचना है, और जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको उनके नज़रिए से जब अध्ययन किया गया कि बच्चों की संख्या क्या है और विद्यालय के संरचना कितनी है, और तब देखा गया तो वो झोपड़ी विद्यालय, तो आदिवासी माने दलितों के टोले में तरह तरह से विद्यालय खुले थे। एक दौर आया था जो कह रहे हैं हम कि मंदिरों में, मस्जिदों में
सामुदायिक भवनों में विद्यालय चल रहे थे। बाद के दौर, अभी का जो दौर शुरू हुआ, उसमें हुआ कि जिन विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है, उस नाम पर कि या तो वहाँ उनके भवन की व्यवस्था की जाए और नहीं तो एक प्रशासकीय आदेश से उनको क्लब किया गया बगल के स्कूल में। हम इस पर आपको, यहाँ शहर का तो नहीं, लेकिन एक हम लोगों ने श्वेत पत्र जारी किया, 24 में ही जारी किए थे। अरवल के रामपुर चाय, करपी प्रखंड का रामपुर चाय पंचायत है, उसमें वहाँ उस पंचायत के अंदर भी 2 विद्यालय हैं जिनका विलोपन हुआ है। वह चूँकि औरंगाबाद जिला के बॉर्डर का वो गांव है, औरंगाबाद जिला का जो नज़दीक का गांव है, उस गांव में अब जिस टोले में का विलोपन हुआ है जिस विद्यालय का, वहाँ के बच्चे को अगर अपने पंचायत के स्कूल में जब जाएंगे तो उनको बीच में पानी, जब बरसात के दिनों में पानी जमा हो जाता है, उसमें वो बच्चे डूब सकते हैं, इसलिए बहुत घूम करके जाना पड़ता है। तो 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की बात नहीं, बच्चा को 5 किलोमीटर से अधिक चलना पड़ेगा प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को। और नज़दीक का जो है विद्यालय है वो दूसरे जिला का है। यह भी प्रशासकीय आदेश है कि जो भी सुविधाएं मिलेगी वह अपने ही प्रशासकीय क्षेत्र में मिलेगा। तो यह जो प्रशासकीय आदेश से विद्यालय कब खुल जाएंगे, कब बंद हो जाएंगे, इसमें कहीं भी जिनके बच्चे हैं उनकी राय नहीं ली जाती है। अगर वो नहीं समझते हैं, यह भी लोग कहते हैं कि लोग नहीं समझते हैं। अरे उस इलाके में जो शिक्षा पर काम करने वाले या जो भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठ कर के पंचायत स्तरीय कोई एक शैक्षिक विमर्श, शिक्षा के संदर्भ में पंचायत की जो व्यवस्था है उसमें शिक्षा को मुद्दा बना करके अगर हम यह काम किए होते, तब यह स्थिति पैदा ही नहीं होगी कि न विद्यालय मनमाने आदेश से खुलेंगे और न बंद होंगे। और खुलने और बंद होने में क्या हो रहा है कि एक तो आप देखेंगे कि बहुत से अभी भी गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर, यहाँ शहरों के अंदर भी बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फर्स्ट लर्नर, वह जनरेशन का, उसके परिवार में बच्चा जो अभी गया था, स्कूल खुला और स्कूल नज़दीक में खुला है, इसलिए बच्चे वहाँ का दाखिला होता है, नामांकन होता है। और पुनः जो प्रशासकीय आदेश से जो कहीं से बैठकर केंद्र में, राज्य केंद्र में, दिल्ली के केंद्र में बैठ कर के जो इस तरह के फरमान से शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करने की बातें हो रही हैं, उसमें जो फर्स्ट लर्नर बच्चे हैं, जिस परिवार के पहला बच्चा है, उसके अंदर अभी स्कूल जाने के प्रति आकर्षण, पढ़ाई के प्रति आकर्षण अभी बना भी नहीं था, और वह एक झटके में जो प्रवृत्तियां शुरू हुई थी वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। तब आप, और इसमें पढ़ाई की बात करते हैं आप, इसमें नए नए भवन के निर्माण की बात दिखला करके कुछ चमकदार विद्यालयों के भवन, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के भवन को दिखा करके और शिक्षाई काम को गिनाना चाहते हैं। यह जो प्रवृत्ति है, इससे लोगों के बच्चों की पढ़ाई का मामला से यह कोसों दूर है। और हम, लगता है फिर से एक बार, जैसे पहले, आज से जब आप 20 साल पहले आप देखेंगे कि स्कूल से बाहर कितने बच्चे थे, अब तो स्कूल से बाहर होने वाले बच्चों के और भी कारण हो गए हैं, जो अभी हम नहीं अभी बताएंगे, आपका सवाल भी नहीं। लेकिन आपका जो सवाल है कि इस तरह के जो आँख मिचौनी हो रही है शिक्षा नीति के तहत, यह बहुत ही घातक है आम जन के लिए। आम जन के तो बच्चे अभी जो जाना भी शुरू किया था वो बंद हो गया, अब जो जा भी रहे थे बच्चे, उनके ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर होगा। इसलिए बहुत ही यह महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत संजीदगी से देखने समझने की ज़रूरत है। यह केवल इस तरह से सवाल जवाब करके ये नहीं हो सकता है।
और यह कई सवालों से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको ये लगता होगा कि आप जो सवाल पूछे कि अच्छा इस पर क्या ये है, हम इसीलिए इतनी बात आपको बताए कि शैक्षिक जो मसले हैं, जो शिक्षाई सवाल है, इसको कोई एक घटना से आप सही शिक्षाई जो सवाल है उसको सही उत्तर आप नहीं आपको मिल सकता है, क्योंकि अकेले में स्वतंत्र वो नहीं है। आपको हम बताएं कि कैसे बच्चा जो नहीं जा रहा था, जो जा भी रहा था, उसके अंदर कैसे वह उत्साह बनता है, वह जाना रेगुलेट होता है, माने वह नियमित, उसका नियमितीकरण होता है, और वह फिर कैसे बिखर जाता है। ये सारे सवाल जो शिक्षा शास्त्रीय सवाल हैं, इन सवालों को तोड़ तोड़ करके जो आज परोसा गया है, और ये आपकी गलती नहीं है कि हमसे ये सवाल कर रहे हैं, यह बहुत ही मौलिक सवाल है। अभी हम एक लिख रहे हैं, हमको एक आदमी कहे कि हाशिए के जो लोग हैं उनके शिक्षाई सवाल समस्या क्या है। हम कह रहे थे, हम लिखे हैं कि जो उपेक्षित लोग हैं, उपेक्षितों की उपेक्षा। अब लोग कहते हैं कि आप ये तो सवाल कह रहे हैं कि उपेक्षितों की उपेक्षा, तो आपके सवाल का जवाब अगर एक लाइन में हमसे पूछना चाहते हैं तो उपेक्षितों की उपेक्षा का जो शिक्षा शास्त्र है वह सरकारी नीति में यह झलकता है कि एक तो पहले से उपेक्षित था और नीतिगत स्तर पर फिर उसको आप उपेक्षित कर रहे हैं। ये अंतिम हमारा एक लाइन में अगर जवाब है। स्कूलों का बंद होना, स्कूलों में फर्जी नामांकन की स्थिति पैदा करना, स्कूलों में जितने भी तरह के बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ, अभी अब केवल आप इस विद्यालय ये कर रहे हैं कि विद्यालय स्तर के संरचनात्मक जो भी आप फेरबदल कर रहे हैं वह उपेक्षितों के साथ, जो उपेक्षित समुदाय है शिक्षा से, जो अभी तक वंचित रहा है, उसको और आप वंचित रखना चाहते हैं, उसको सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह नहीं जाए। अगर जाए तो उसके जगह पर कोई बेचारा बेरोजगार उस टोले का आसपास का लड़का, कुछ उसको भी होगा कि कुछ नहीं है तो 10 रुपया 10 रुपये लेकर के हम कमा खा लेंगे। वह बच्चे का जो वह पढ़ाता है उसकी भी जो जीविका है या उसके जो सोच समझ है उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है और पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी हो रहा है। तो विद्यालयों के बंद करने और खोलने का एक बहुत ही व्यापक असर हो रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि यह उपेक्षितों की उपेक्षा का कार्यक्रम है। सर, आजकल देखने में ये आ रहा है, प्रचलन सा हो गया है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो शिक्षार्थी हैं, वो आजकल किताब से ज़्यादा, यानी जो पुस्तकें हैं थ्योरी के या प्रैक्टिकल के, उन किताबों से ज़्यादा वो मोबाइल के ऐप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इससे शिक्षा के गुणवत्ता पर क्या असर पड़ा है और वो जो शिक्षार्थी हैं उनके भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। ये तो आपका सवाल, अगर इसको थोड़ा बड़े जो स्तर पर जो खेल हो रहा है शिक्षा के साथ, अभी आम तौर पर लोग उसको हम लोग कहते हैं ऐसे आम बोलचाल की भाषा में, मीडिया के स्तर पर और बोलने चालने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आपको सुनने में आती है। हम उसको कहते हैं कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हवा खड़ा करके शिक्षा में आपको देखिएगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन पढ़ाई, और गार्जियन के स्तर पर भी बहुत खुश। जब बच्चे के देखिएगा आपको किसी मोबाइल का वितरण बच्चों के अंदर, या मोबाइल खरीदने के लिए बाध्य बच्चे हो जाते हैं। सरकारी स्कूल में हम गए हैं, देख रहे हैं कि ऐसे हैं कि ऑनलाइन क्लास। आप प्रशासक जो शिक्षा तंत्र के लोग हैं इसको बहुत हाईलाइट करते हैं, मीडिया के लोग भी करते हैं। बेचारा शिक्षक है, वह भी कहने में वह गरिमा अपने अंदर वह महसूस करता है बहुत ही सम्मानजनक कि हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास होता है। ऑनलाइन जब क्लास होता है तो किस बच्चे के साथ, किस घर में
किस तरह का मोबाइल है, किस स्तर का। हमारे जैसा आदमी, हम जो टेक्नोलॉजी के विरोधी नहीं हैं लेकिन टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी नहीं है, हमको अभी जिस स्तर के मोबाइल की ज़रूरत है शिक्षाई कामों के लिए, हम उसको नहीं फ्रेंडली हैंडल कर पाते हैं। और जब वैसे बच्चे, वह उपेक्षित नहीं, अब जो अभी बाहर निकल भी रहे थे, बाहर अभी खाने पीने के अतिरिक्त उनके पास जो कुछ चीज़ें हो रही थी, मन जुट हो रहा था, और जब वह ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन परीक्षा से जब वह जुड़ता है, और इसकी चर्चा न शिक्षक करते हैं, शिक्षक के स्तर पर, शिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण के स्तर पर, कि उनके जो सोचने समझने की जो नैसर्गिक क्षमता है बच्चों के अंदर, मनुष्य के अंदर, आपको बताएं कि यह कहीं बाहर से केवल पढ़ाई सब चीज़ें नहीं पैदा होती है। आज तो समय नहीं है, हम आपको बताते कि गांव का जो मजदूर है या शहर का ही मजदूर है, हम गांव का इसलिए कहते हैं कि हम लोग उस समय देखते थे कि जो अक्षर का ज्ञान जिसको नहीं है, अंक का ज्ञान नहीं है, जो गिनती 1 से 10 तक नहीं जानता है, लेकिन खेती बाड़ी में का ज्ञान उसको जितना, वह जिसको हम अनपढ़ कहते हैं, जिसको हम मूर्ख बताते हैं, वह रब्बी के फसल की बुआई का ज्ञान उसको जिस तरह के है किसी पढ़े लिखे आदमी को नहीं होता था। धान की कटाई का, खाद बीज या कीटनाशक दवाई के छिड़काव का ज्ञान, हम उसको ज्ञान की श्रेणी में मानते ही नहीं हैं। और यह साजिश हुआ है कि जो अनुभव, काम के अनुभव को ज्ञान के सृजन के रूप में उसको स्वीकार ही नहीं होने दिया गया शिक्षा में, और उसी के, और वह अब मोबाइल जो बात आप कह रहे हैं कि उससे बच्चों के अंदर सोचने की जो वृत्ति जो थी, जो क्षमता थी नैसर्गिक प्राकृतिक तौर पर जन्म से, वह किसी के, चूँकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह रंग का बोध, वह हल्का भारी का बोध, वह छोटा बड़ा का बोध, और इस तरह से जब वह सोचता है अपने परिवार के संबंध, समाज के परिवार के रिश्ते नाते, वो बच्चों के अंदर वह किताब से नहीं सीखता है, वह नैसर्गिक उसकी क्षमता रहती है। इस तरह से उस जो नैसर्गिक क्षमता है सोचने समझने की, जैसे ही वह मोबाइल इस्तेमाल करने लगता है, उसके सोच की जो प्रवृत्तियां और मनोवृत्तियां हैं वह ठमक जाती है, और वह उस पर, जैसे अभी हम लोग तुरंत छोटे छोटे जो जोड़ घटाव है, तुरंत कैलकुलेटर मोबाइल पर रहता है, कैलकुलेटर ऑन करते हैं और जोड़ लेते हैं। और इस तरह से जो डिपेंडेंसी उस पर बढ़ती है, उस पर निर्भरता जब बढ़ती है, तब सोचने, उसी अनुपात में आप देखेंगे कि जिस तरह से मशीन पर आपकी निर्भरता बढ़ती जा रही है, उसी तरह से आपके जो सोचने की जो मनोवृत्तियां हैं वह ठमकती जा रही हैं, वह ठूंठ होती जा रही हैं, और तब संवेदना मरती है। असंवेदना मर गई, मनुष्य की वही पूंजी है, बच्चों की यही पूंजी है। जब संवेदना मरती है तो उसके चेतना का हरण हो जाता है। ये सारे सवाल हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दुनिया में, किसी भी राजनीतिक दल के पास, राइट के पास तो अपने जो उनके पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और विषय प्रसंग है उस पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जो अपने प्रगतिशील बचाने वाले लोग हैं, जो इंसानियत के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनके पास इस तरह के चीज़ों पर न कोई सोच समझ रखते हैं, न वो इनके पास कोई काम है। इसलिए आप देखिएगा कि इसका कोई प्रतिरोध भी नहीं हो रहा है। और अगर हमारे जैसे जो लोग हैं, हम हमेशा तैयार हैं। हम आपको कई एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वह सांस्कृतिक तौर पर, अब ये आप कह सकते हैं कि तो इसके लिए तो सरकार दोषी नहीं है सर, आप तो, चूँकि माँ भी, अब बच्चा जन्म लेता है और वो मोबाइल से खेलता है, इसलिए हम राजनीति को जोड़ रहे हैं कि यह एक अब नव जागरण का दौर आ गया है। एक बार फिर से समाज के अंदर नई सांस्कृतिक, रचनात्मक संस्कृति की बात को अगर हम शिक्षा पहल का हिस्सा नहीं बनाएंगे, हम जब रचनात्मक कहते हैं तब नकल नहीं कह रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर, आदमी के अंदर जो भी अपने जीवन के जो आयाम हैं, जीवन जो जीता हुआ है,
उसको किस तरह से हम और बेहतर बना सकते हैं, वह रोज जूझते रहता है। उसको शिक्षा का अंश बनाना, पाठ्यक्रम और उसके विषय वस्तु बनाना, यह बात जब तक हम चिंता नहीं करेंगे और यह नहीं करेंगे तो इसका प्रभाव इतना बढ़ेगा कि अभी नैसर्गिक जो क्षमता है, जिसको हम अगर जैविक बुद्धिमत्ता कहेंगे, ऑर्गेनिक इंटेलेक्ट जब हम अंग्रेजी में कहते हैं तो वह जैविकीय जो बौद्धिक क्षमता है नैसर्गिक प्राकृतिक तौर पर, उसको बहुत ही सुनियोजित तरीके से नीतिगत स्तर पर उसको दबाना और उसके जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वाहवाही करना, और हम भी उसमें जुड़ जाते हैं। और उससे यह नहीं देख रहे हैं कि चाहे वह इंजीनियर हो, जब वह पास करके IITs करते हैं और ये बाढ़ की जो विभीषिका आ जाती है, उस पर क्यों नहीं कोई एक्शन प्लान दे रहे हैं? IITs के लोग जो उनके इंटेलेक्ट हैं, वो कहाँ गया? क्यों आ रहा है बाढ़? पहले तो ये इस तरह की बाढ़ का महीनों दिन तक कोई बाढ़ आया और उसका वाटर लॉगिंग हो गया, नहीं होता था। मेडिकल साइंस की पढ़ाई, उसके जो टेस्ट हैं, एडमिशन टेस्ट हैं, आप जब देखिएगा कि उसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके जो कंटेंट हैं, उसके कंटेंट एग्जामिनेशंस के, पढ़ाई के वही हैं, उस तरह से वह उसको बुना जाता है, तैयार किया जा रहा है कि बच्चा सोचे नहीं, केवल येस नो। जैसे आप लोग मीडिया के लोग जिस तरह से सवाल जवाब करते ना हैं कि हम हाँ ना में कहिए, मीडिया के लोगों ने इस संस्कृति को बनाए रखने में मीडिया की अहम भूमिका है। वह हाँ ना में कहता है, जीवन को हाँ ना में बना दिया। और वह कौन कितना विज्ञापन किसको मिलता है, असल तो यह है कि आपको तो विज्ञापन की ज़रूरत है, और विज्ञापन उसी को मिलेगा जो हाँ ना में। और आप हमको कटघरे में फिर आप पूछिएगा कि इसके लिए तब दोषी कौन है, ये सारे सवाल, और हम कहेंगे कि से ये दल, यह व्यक्ति, वह व्यक्ति। हम यह नहीं कहते हैं, ये सारे मामले नीतिगत हैं। इसको का उपयोग के हम भी विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका लेकिन उपयोग वैज्ञानिक चेतना के आधार पर, यह चूँकि जो तकनीक है, यह प्रौद्योगिक जो विकास हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, वह आज उस स्टेज में आया है कि आज IT का उपयोग अब रोबोट के से आगे चला गया। अब तो बच्चे के आप अच्छे स्कूलों में, जैसे पटना के अच्छे से अच्छे विद्यालयों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं और उनका जो होमवर्क मिलता है, उस होमवर्क का आप मूल्यांकन देख लीजिए कि उसका गूगल क्या है, कौन गूगल बाबा हैं। वह बच्चा अभी से गूगल से पर क्वेश्चन का जवाब खोजता है, और जो क्वेश्चन का आप जब प्रकृति देखिएगा कि उसकी प्रकृति भी जो प्रश्नावली है, वह बताता है कि बच्चों को बाध्य करता है गूगल पर जाने, इंटरनेट पर जाने के लिए। तो बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के मध्य और उच्च शिक्षा में तो अब इतनी डिपेंडेंसी हो गई है कि उस पर फिर डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो अब प्रोफेसर साहब और जो बच्चा है, उनके बीच के जो अंतर संबंध हैं, वो तो एक बड़ी भयावह स्थिति हो गई है। और भयावह स्थिति ऐसे समय में हो गई है जब हम क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हैं, हम रोते हैं, हम रोज उसको बढ़ा रहे हैं। उसके पक्ष में क्लाइमेट जो चेंज की बात जब हम करते हैं, हम जब ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो हमारे एक एक ये सारी गतिविधियों से हम उसको सहयोग कर रहे हैं, उसकी स्थिति रोज गंभीर कर रहे हैं, और हम उसका एक अलग परियोजना चलाते हैं, जैसे बाढ़ वाले का, जैसे कोई महामारी का, कि एक भी यहाँ जो जितने भी गैर सरकारी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र के, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो संस्थाएं काम कर रही हैं, और मशरूम जिनका ग्रोथ हुआ है, आप वह देखिएगा कि वह सब इन चीज़ों को पॉपुलराइज, लोकप्रिय करने का वो सारे केंद्र हैं। और मीडिया, इसमें जो राजनीतिक तंत्र हैं और राजनीतिक जो दल और संगठन के लोग हैं,
तो ये कॉकस अभी इतना बन गया है, राजनीतिक दल, राजनीतिक कर्मी, सामाजिक कर्मी और वो सब लोगों का, कि वो कॉकटेल क्या सबका हम तो कभी अभी तक जीवन में नहीं किए हैं, लेकिन पहले जब हम कम थोड़ा सा ज्ञान था तब सुनते थे कि कुछ कुछ लोग क्या पीने उने में कॉकटेल बनाते हैं। तो उसी तरह से अभी कॉकटेल बना दिया है शिक्षा, शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षा नीति। कहाँ से शुरू करें, कहाँ दोष ढूंढें? अरे दोष तो पूरी जो हम इतना दूर भटक के चले गए हैं नीतिगत स्तर पर, और हल के लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। पहले कैसे चल रहा था, और लोग तैयार हैं, सब लोग अगर जब हम तो बातचीत जब होती है बच्चों के पढ़ाई के बारे में, तो सारे लोग कहते हैं कि ना बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि बच्चों के पढ़ाई का जो स्तर है, जो सोच समझने का स्तर है, उसका माहौल हम खुद वो सोचते हैं, लेकिन वो बाध्य भी हैं, बच्चा भी बाध्य है। और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कोई वैकल्पिक नीतियों के आधार पर बातचीत शुरू नहीं होगी। बहुत गंभीर बात। सर, बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता कि मोबाइल ये नेट गूगल पे सर्च करने से या उससे जुड़ने से क्या हानि है। कुछ गार्जियन भी ऐसे हैं जो माता पिता जो बच्चों के लिए होम ट्यूटर रखते नहीं हैं, और अगर होमवर्क मिलता है तो उसको गूगल पर सर्च करके ही आंसर बच्चे लोग को बता देते हैं, जो उनके स्तर से ऊपर का होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब तो मामले बहुत ही शिक्षा शास्त्रीय मामला है। मामला यह है कि हम जब कह रहे हैं कि उसके जो चिंतन की जो प्रक्रिया है उसको ठूंठ करने की यह सब साजिश है, तो इससे अब बड़ा जो खतरा है और कुछ नहीं हो सकता। इसको पहले समझने की है कि बच्चा कैसे चेतनशील हो, उसके अंदर सोचने और समझने की। अगर सोचना समझता नहीं है तब बच्चा कहता है कि गणित भारी है, फिजिक्स नहीं समझ में बात आती है, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल उठा करके, हिंदी अंग्रेजी का सवाल उठा करके, और तो और हो गया कि आईसीएसई और सीबीएसई में जब हम लोग सुनते हैं लोगों के अभिभावकों के बारे में, तो कहते हैं आईसीएसई भारी है थोड़ा और सीबीएसई थोड़ा आसान है, इसमें ज़्यादा नंबर का परसेंटाइल। अब तो पढ़े लिखे लोग हैं, परसेंटाइल जानते हैं और बोलते हैं से। तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, यह कोई एक व्यक्ति उसके लिए जवाबदेह और जिम्मेवार नहीं है, यह पूरी एक प्रक्रियागत चीज़ें हैं। जैसे आप देखेंगे कि बच्चा सार्वजनिक स्कूल के जो बच्चा है, उसके अंदर इतने सारे स्टडी अध्ययन के रिपोर्ट आए हैं कि तीसरा का बच्चा है उसको पांचवा का अगर वर्ग का बच्चा है उसको तीसरे वर्ग के बच्चों का जो भाषा विज्ञान की जो योग्यता क्षमता चाहिए वो नहीं है, वह गणित का यही हाल है, पर्यावरण का यही हाल है। ये सारे रिपोर्ट भरे पड़े हुए, और वहीं से गुणवत्ता का सवाल उठता है। गुणवत्ता को जब आप देखेंगे, हम गुणवत्ता नहीं बोलते हैं, हम तार्किक शिक्षा बोलते हैं। हम चूँकि आपको कहे कि तर्क करने की क्षमता नैसर्गिक रूप से हर एक मनुष्य में है, किसी भी जाति का हो, वह ब्राह्मण हो, मुसहर हो, डोम हो, कोई भी अछूत जाति का और ब्राह्मण हो, समान रूप से विद्यमान रहता है। उसके केवल जो रेयरिंग है, लालन पालन है, और उसकी जो पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था है, उसमें जैसे ही अंतर शुरू होता है, एक तो बाहर कर दिया गया धकेल करके स्थितियों और परिस्थितियों के कारण, दूसरे का लेकिन अब स्थिति और आ गई है ऐसी कि हम तो अभी एक दिन एक आईआईटी के एक विद्यार्थी थे, मैंने पास आउट थे, वो काम कर रहे थे, एक ट्रिपल आईआईटी के विद्यार्थी थे। हम पूछे कि हमको बाबू ये सब समझ में बात आती नहीं है। से लोग कहते हैं कि चीज़ें आइसोलेट कर रहा है, क्या इसके बारे में हमको आइसोलेशन हमको नहीं समझते हैं। तो लोग कहा कि अब तो घर में लोग बैठे रहते हैं और सब लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, उसी तरह से हम लोग खा भी रहे हैं और मोबाइल
का इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ चीज़ों को देखने से ज़्यादा हम लोग वीडियो बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। तो आइसोलेशन की अब चर्चा नहीं किया जाए, हम तो आइसोलेटेड हो गए अब। तो उसी तरह से पढ़ाई के अंदर अब अभी हमको इधर 10-15 दिनों के अंदर एक जो हम कहे कि हमको कुछ लिखना था, लोगों से हम जब बात कर रहे थे तो मेडिकल का बच्चा वह कहता है कि अब अगर MBBS हम कर लिए और PG में हमको एडमिशन लेना है, तो अब जो बेसिक्स किताबें हैं उनको पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, उनका भी अब कोचिंग सेंटर खुल गया है। PG में एडमिशन के लिए अलग से, जैसे माने इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन करने के बाद अगर वह MTech ME करना चाहता है तो उसके लिए भी कोचिंग संस्थान, मेडिकल साइंस में MBBS के बाद अगर PG करना है तो उसके लिए अलग। और आज तो हमको बातचीत हुई है कि एक प्रोफेसर हैं, हमको कह रहे थे कि जो दिल्ली में मिलिट्री का जो मेडिकल कॉलेज है और जो वहाँ से मिलिट्री मेडिकल कॉलेज से पास आउट एक वहाँ हॉस्पिटल है, मिलिट्री का जो हॉस्पिटल है, वहाँ के एक डॉक्टर और एक एम्स के डॉक्टर और वो प्रोफेसर साहब का लड़का एक ही स्कूल में वो पढ़ते जैसे हैं। तो कहा कि से अब तो वो लोग कह रहे थे कि अब तो हम लोगों के यहाँ जो मिलिट्री मेडिकल कॉलेज है जो पूना में और जो दिल्ली में एम्स है, वो लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी अब बच्चे कहने लगे हैं कि बुलेटेड फॉर्म में सर बताया जाए। अभी बुलेटेड फॉर्म में बताया जाए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के जो मसले खड़ा करके जो उलझन पैदा किया है पढ़ाई में, यह बहुत ही, और इसमें टेक्नोलॉजी जो आ गया, मोबाइल और कंप्यूटर, हम जब पूछ रहे थे उस बच्चे से तो वह हमको कहा कि कंप्यूटर पर एक व्यक्ति कह रहा था कि बड़ा जो स्क्रीन है उस पर काम करना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि हम लोग मोबाइल पर काम करना ज़्यादा फ्रेंडली हो गया है, इसलिए मोबाइल पर हम अधिक काम कर लेते हैं। अब उसको हेल्थ और हाइजीन के दृष्टि से जब हम बात करने लगते हैं और उसके काम का मूल्यांकन, तो हम एक साथ जोड़ कर के चीज़ों को हम नहीं देख पा रहे हैं। और यह काम तो पढ़ाई के स्तर पर ही हो सकता, अलग से इसके नहीं होंगे, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब हम बात करें तो हम शिक्षा के जो आधार हैं शिक्षाई, और वहाँ हो कर के ये सब साधन हैं, ये सब शिक्षा के साधन हैं। साधन का वैज्ञानिक उपयोग की प्रवृत्तियाँ और संस्कृति हमको विकसित करने के लिए उसी तरह की शिक्षा नीति बनानी होगी। अन्यथा हमको कुछ दिनों तक लगेगा, लेकिन हम तैयार हो रहे हैं कि फिर हम असहाय हो जा रहे हैं। ये हमको लगता है अपनी समझ में कि अब देखेंगे कि हायर एजुकेशन के बाद भी बेरोज़गारी की स्थिति पैदा हो जा रही है। हम लोग कितने धून से बच्चे कितना मेहनत करते हैं, मेहनत करके कोई बड़े उच्च शिक्षण संस्थान से, लेकिन उनके जो प्लेसमेंट है उनका हाल जब सुनते हैं और उनके जो सर्विस कंडीशंस हैं उसके बारे में जब सुनते हैं, तब बहुत दया आती है कि कितना मेहनत किया, किस दिन के लिए किया और यह सब क्यों हो रहा है। इसके जब कारणों में जाते हैं तो यह जो एकांगी विकास हो रहा है टेक्नोलॉजी का और उसके उपयोग का, इसका हम लोगों को थोड़ा लॉजिकल जो पेडागॉजी माने शिक्षा शास्त्रीय जो मूल्य है उसको देखने की ज़रूरत है। नहीं तो अभी तो शुरू हुआ है, देखिए अब क्या आगे और होता है। सर, आज जो विद्यार्थी स्नातक कर लेते हैं, स्नातकोत्तर कर लेते हैं, जो इंग्लिश में लोग PG कहते हैं, आज अगर PG करने वाले बच्चे को स्नातकोत्तर पूछ दिया जाए कि आप क्या कर रहे हैं, स्नातकोत्तर क्या है, तो लोग बहुत कम समझते हैं। ये तो समझने की बात है। अगर उन्हें भाषा में हिंदी में लिखने की अगर बात की जाए तो उन्हें कहाँ कौन सी मात्रा का प्रयोग करना है, इस पर भी उन्हें संशय रहता है और वो अपने आप को बहुत ही कन्फर्म नहीं होते हैं कि हमें कहाँ पे हर्षी की मात्रा होना देना है,
कहाँ दीर्घ की मात्रा देनी है, यानी वो 12 खड़ी का जो प्रयोग है वो प्रयोग करने में असमर्थ और अपने को लाचार महसूस करते हैं। इस पर आप हमारे विद्यार्थियों को क्या कहेंगे? एक तो कि आपका जो सवाल है उसमें हमारे जैसे जो हम खुद हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, हम लोगों को कहते हैं कि हमको भाषा की दरिद्रता है, हमारी भाषा खुद ही हम बहुत निपुण नहीं हैं, लेकिन हम जब काम करते रहते हैं लोग कहते माने हमको थोड़ा प्रोत्साहित किए हैं और तब आज हम यहाँ पहुँचे हैं। आप एक कंक्रीट हम पटना विश्वविद्यालय के एमए का इंग्लिश अंग्रेजी में का एमए का एक विद्यार्थी से जब हम लोग ऐसे बात कर रहे थे तो हम लोग पूछ रहे थे कि कुछ रेफरेंस बुक टीचर बताते होंगे, तुम अब एमए का विद्यार्थी हो, फाइनल ईयर में हो और अब शेक्सपियर है या दूसरे भी और जो लोग हैं जिनके बारे में उनके कुछ रेफरेंस बुक तुम लोगों को एडवाइस किया जाता है पढ़ने के लिए। वह कहा कि हाँ मैंने पढ़ाई होती है, कौन सा रेफरेंस बुक है थोड़ा सा लाओ। तो वह नोटबुक जो अभी बाज़ार में प्रचलित है, तो अभी एमए में पढ़ने वाला विद्यार्थी किसी के रेफरेंस बुक में वह नोटबुक जो बाज़ार के प्रचलित है, अब तो स्तर वहाँ पहुँच गया है। और वैसे में आप जब भाषा विज्ञान के सवाल को ला रहे हैं तो भाषा विज्ञान के स्तर पर भी दो चीज़ें हमको लगता है, हम भाषा वैज्ञानिक नहीं हैं, हमको खुद बहुत सारी जो भाषा वैज्ञानिक गलतियां हैं अंग्रेजी हिंदी में बहुत हम करते हैं, इसलिए हम जो कह रहे हैं वो भाषा वैज्ञानिक की अथॉरिटी की बात है। हम ऐसे अपने जीवन के जो अनुभव हैं उसमें यह जो सीख का भाषा विज्ञान को समझने का आप तो ये प्राइमरी बात कर रहे हैं, वो होनी चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। हमारी जो कमजोरी है हम महसूस करते हैं कि हमारे बचपन में जो भाषा के जो सीख के लिए जिस तरह के शिक्षक और जिस तरह के काम हमको अभ्यास सीख का करना चाहिए था भाषा विज्ञान के सीख का, उसमें हमारी कहीं खोट रही है। लेकिन तो इसलिए एक तो वह हम पुराने आदमी हैं तब भी हम बता रहे हैं कि हमारी जो कमजोरी रही है भाषा विज्ञान की, और आप जो जिन सवालों को उठा रहे हैं कि लेकिन हम उसको जब देखते हैं तो आज जो आपकी जो मान्यता है वह शिक्षा शास्त्र में जो अब नए शिक्षा शास्त्रीय जो लोग हैं वह हम उसके आधार पर ही आज यहाँ पहुँचे हैं कि अभिव्यक्ति के जो मामले हैं उसमें भाषा विज्ञान बाधक भी होता है। भाषा विज्ञान में जो उसके व्याकरण के और दूसरे जो कर्मकांडीय जो प्रावधान हैं उसमें बंद रहने से भी बहुत सोचने जो समझने की जो प्रवृत्तियां हैं वह भी कहीं कहीं अवरोध पैदा करती। तो गलतियों को महसूस करके जैसे हम कहे कि हम दरिद्र हैं भाषा संदर्भ में, तो हमारी जो दरिद्रता है अगर उसके कारण हम रुक जा सकते थे, हमारे अंदर वह हीन भाव थी, हम उसको किस तरह से जूझ करके यहाँ तक पहुँचे हैं कि गलतियों के बाद साथियों के साथ उसको देखना, उस पर चर्चा करना, उसको उन अशुद्धियों को उन त्रुटियों को अभी भी हम ये करते हैं क्योंकि हम लोग स्कूल के हैं कि वह प्रवृत्तियां हम लोगों के अंदर थी और हम उसको नहीं मानते थे। लेकिन अभी नए भाषा विज्ञान के जो स्कूल हैं उनका मानना है कि आप जो वर्णमाला और उनके जो और व्याकरण के जो सिद्धांतनिष्ठ कुछ ये हैं उनके बारे में कहते हैं कि ग्रामर पढ़ने जो व्याकरण के अभ्यास हैं वह पुराने और आज के कहते हैं कि जब आप भाषा कोई भी हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा हो वह अगर आप रिगरस आप पढ़ते और लिखते हैं, दोनों क्रियाएं एक साथ अगर जब होती हैं तो बच्चों के अंदर जो भाषा की जो क्षमता है वैज्ञानिक क्षमता वह पढ़ाई के माध्यम से भी विकसित होती है। और आज इस पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि भाषा अब, लेकिन यह अंतर विरोध है, इसको देखने और समझने के लिए भी हमको लगता है कि इस शिक्षा शास्त्रीय स्तर पर हमको काम करने की और ज़रूरत है। लेकिन अब तो पढ़ने ही की
का अभ्यास कमते जा रहा है। तब जब हम कह रहे हैं, आपका जो सवाल था वह सवाल, और हम कह रहे हैं कि अभी जो भाषा वैज्ञानिक की मूल्य मान्यताएं हैं कि अभिव्यक्त हो जाता है, चीज़ें समझ में लोगों के बीच में चली जाती है, कम्युनिकेट हो जाता है, वह संप्रेषित हो जाता है, तो भाषा विज्ञान का काम हो गया। उसमें आपके जो व्याकरणनिष्ठ जो कुछ सवाल हैं वह छूट जाता है। यह सवाल लेकिन छोड़ने का भी नहीं है, हम उससे सहमत नहीं हैं। वह उसको कैसे हम सामंजस्य कितना कैसे बढ़ाएं, और उसके लिए पढ़ाई की जो प्रवृत्ति, और ये आ गया अब जो मोबाइल का जो कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता का जो सब साधन आए हैं, इससे पढ़ाई की प्रवृत्तियां बहुत तेज़ी से घटी हैं। आप देखेंगे कि गांव के अंदर, गांव के बाहर, शहरों में क्लास के अंदर, क्लास के बाहर बच्चे पढ़ते हुए, पहले रेल के अंदर, बस के अंदर आपको हर जगह लोग, कुछ 2-4 लोग पर नज़र पड़ जाती थी, कुछ पढ़ रहे हैं। तो अब सब मोबाइल पर पढ़ते हैं। तो सीधे सीधे टेक्स्ट को पढ़ना और मोबाइल में को पढ़ना, ये दोनों बहुत अंतर होता है। और ये भाषा विज्ञान के स्तर पर यह भी एक शास्त्रीय संघर्ष है, इसको भी उठाना चाहिए। आप ये सवाल उठाए हैं, यह बहुत मौजूद सवाल है, इसको और पॉपुलराइज करने की ज़रूरत है। अन्यथा भाषा के स्तर पर जो दरिद्रता हमारी है, हम चूँकि दरिद्र हैं भाषा के, इसलिए हमको लगता है कि हम पीड़ित भी ज़्यादा हैं, कि यह काम होना चाहिए, और हम इसके स्वागत भी करते हैं आपके इस सवाल का। लेकिन बहुत गहन आज सवाल यह भी हो गया है, इस पर हमले जो हैं ये ज़्यादा आईटी के, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका सबसे ज़्यादा असर भाषा विज्ञान के ऊपर पड़ रहा है। ये चर्चा से बाहर हो गया। और उसके पहले जो हम बताए कि कम्युनिकेशन, उसको इतना हल्का किया गया, उसको उतना हल्के से लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हम तो महसूस करते हैं, हम अपनी कमजोरी को बता रहे हैं कि हमारी कमजोरी थी बचपन से और अभी भी है, लेकिन आप लोगों के सहयोग से उत्साह भी लोग बढ़ाते रहे हैं। तो उस भाषाई जो दरिद्रता है उसको झेलते हुए, उसको संघर्ष करते हुए, न हमको बोलने में न लिखने में, हम रोज़ कुछ न कुछ लिखते हैं और बोलते भी हैं। यह कहते हुए भी, आप जैसे आपके साथ जब हम बात कर रहे हैं तो हमको कहने में कहीं भी झिझक आपको नहीं होगा कि हम भाषाई दरिद्रता, और हमको कोई दरिद्रता नहीं। हाँ, हमको अगर कुछ आप सवाल करेंगे तब हम भी आपसे कहेंगे कि हमारी जो भाषा विज्ञान की जो कमी रह गई है, अशुद्धियाँ हमको लोग इंगित करते हैं, कुछ लोग हम कहते हैं कि थोड़ा कंटेंट पर भी हम जब बात उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसके अंदर भाषा विज्ञान से संबंधित कुछ जो तथ्य हम रख रहे हैं, जैसे पढ़ाई की, अभ्यास की, पढ़ने के, और उससे जो समझ बनती है, ये सारे अंतर संबंध जुड़े हुए हैं। अलग केवल हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेशन, अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेशन, वह पर्याप्त नहीं है भाषा की तैयारी के लिए। उसके बहुत सीमित दायरे हैं, उसको अनफोल्ड करने की ज़रूरत है, और वह अनफोल्ड होगा पढ़ाई की प्रवृत्तियों से, मनोवृत्तियों से। यह संस्कृति कैसे विकसित की जाए, ये चिंता का सवाल, प्रमुख सवाल है। हम अभी शिक्षा पर विस्तार रूप से अक्षय बाबू से चर्चा कर रहे थे, और समय की बाध्यता है, इसलिए रोजगार पर या रोजगार परक शिक्षा पर अगला जो मेरा चर्चा होगा सर से यही होगा कि बिहार में पहले कुटीर उद्योग था, घर घर में उद्योग थे, जैसे में लोग सूत काटते थे, आदि आदि बहुत सारे काम थे। उन कामों को कैसे बंद कर दिया गया, कैसे, इन सबों पर चर्चा की जाएगी। सर, आपने कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत, आप लोगों के लिए भी, क्योंकि ऐसे समय में ये सब चीज़ आप कर रहे हैं जो प्रायः अब बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। ये सारे सवाल आपके मौलिक सवाल हैं। अगर कोई भी समाज को आप रचनात्मक समाज बनाना चाहते हैं, जहां सबको रोज़गार मिले, सबको शांति से जीवन यापन कर सकें,
शांति, सद्भाव, बराबरी की जितने भी लोग बात करते हैं वह सूत्रवत और यंत्रवत बात करते हैं, वो लोग ठगते हैं। उस वहाँ पहुँचने के लिए यह बात करना प्राथमिक मसले हैं और इसके लिए आप सबको धन्यवाद। सच श्यामला के सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।